हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कक्षा 9th की जो मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज 1.3 तक क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 का। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे 1.4 का। तो यहाँ पर देखिए 1.4 में केवल दो ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। इसका मतलब है कि संख्या रेखा पर उन्हें 3.765 को दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ये पता है हमें कि जो यहाँ पर 3.765 है वो 3 और 4 के बीच स्थित है, इनके बीच ही होगा, यानी कि 3 और 4 के बीच स्थित है। तो सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 और 4 के बीच 3.765 स्थित है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको, ये हमारी संख्या रेखा है, ये देखिए ये संख्या रेखा है। इस पर हमारा पहला पॉइंट जो 3 ले लिया हमने, और इसका लास्ट पॉइंट क्या ले लेंगे, हम 4 ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली जो संख्या है वो 3 और 4 के बीच स्थित है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अगले चरण में हम 3.765 का 3.7 और 3.8 के बीच स्थान निर्धारित करते हैं। ये देखिए ये कैसे किया हमने, यहाँ पर देखिए ये वाली जो संख्या है वो 3.7 और 3.8 के बीच होगी। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे इसको कि 3 और 4 के बीच में 10 बराबर भाग लेंगे। कैसे? पहला भाग हमने 3.1 लिया, फिर दूसरा 3.2 लिया, फिर 3.3, फिर 3.4, ये 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8 और 3.9। तो इस तरह से हमने इसका संख्या रेखा का निर्धारण कहाँ पर कर लिया, इस जगह पर। कहाँ पर कर लिया? इसके बीच में, क्योंकि ये 3.7 और 3.8 के बीच ही आएगा। फिर अगले चरण में देखो क्या करेंगे, देखो निरूपण को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा के इस भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं और आवर्धन शीशे से यह देखते हैं कि 3.76 और 3.77 के बीच में ये स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसमें क्या करना है हमें, देखिए ये हमारा 3.7 और ये हमारा 3.8। तो और अधिक से इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हम इस 3.7 और 3.8 को भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? देखिए ये बांटा हमने, यहाँ पर देखिए 3.7 है तो यहाँ पर एक बढ़ेगा, ये जैसे एक बढ़ा 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, इस तरह से ये 3.79 और इधर आएगा 3.8। तो ये हमने बांट दिया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए जो हमारा ये मान है कितना, 3.765, ये देखिए किसके बीच में होगा, ये यहाँ पर देखिए ये जो मान है ये 3.76 और 3.77, इन दोनों के बीच में ये मान होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे बांटेंगे, ये देखिए इस तरह से बांटा हमने। ये हमारा पहला भाग क्या लिया, 3.76, और लास्ट भाग क्या लिया, 3.77। इसको हमने 10 बराबर भागों में बांटे। तो कैसे बांटेंगे, देखिए यहाँ पर ये है, इसके आगे एक बढ़ जाएगा, ये देखिए इस तरह से 3.761, फिर 3.762, इस तरह से ये बढ़ता हुआ यहाँ तक आ जाएगा। अब इसके बीच में देखिए यहाँ पर हमारा क्या आया, 3.764। तो इसके बाद क्या आएगा, 3.765, फिर इसके बाद आएगा 3.766। तो हमें क्या लाना था, हमें यही लाना था। तो संख्या रेखा पर ये वाली जो संख्या है इस तरह से निरूपित की जाएगी। तो आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। और इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा 4.26 इसके ऊपर बार लगा हुआ है को देखिए। देखिए यहाँ पर 2 6 पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये 2 6 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, केवल 4 अंक तक लेना है। इसने बोला है 4 दशमलव स्थानों तक, यानी कि केवल दशमलव के बाद 4 अंक ही हमें लेने, यानी कि 2 6 2 6 ही हमें
लेना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाली संख्या होगी ये किसके बीच में होगी, ये देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए ये 4 से तो बड़ी आ रही है और 5 से छोटी आ रही है, तो ये क्या होगी, 4 और 5 के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि 4 और 5 के बीच 4.2626 स्थित है, ये हमने देख लिया। ये देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अगले चरण में हम 4.2626 का 4.2 और 4.3 के बीच स्थान निर्धारित करते हैं। यह देखिए कैसे किया, यहाँ पर देखिए 4.26 2 तो आ रहा है लेकिन 4.3 से कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 4.2 और 4.3 के बीच में इसको बांटेंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे बांटा, यहाँ पर पहले तो ये हमने 4 और 5 ये लिया, तो देखो यहाँ पर 4.1 4.2 4.3 4.5, फिर यहाँ पर 4.6 7 4.8 4.9, फिर यहाँ पर 5 आएगा। इसके बाद देखिए ये हमने इसको क्या किया, 4.2 और 4.3 के बीच बांटा। तो यहाँ पर देखिए 4.2 है तो 4.1 आएगा, 4.21 4.422 4.23, इस तरह से ये यहाँ पर पहुँचेगा। फिर देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिए निरूपण को और अधिक परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम वास्तविक रेखा के इस भाग को 10 बराबर भागों में बांट देते हैं। आवर्धन शीशे से देखते हैं कि 4.26 और 4.27 के बीच 4.2626 स्थित है। इसके बाद भी हमने क्या किया, देखो ये संख्या जो है इन दो के बीच स्थित होगी, तो इसको भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला भाग आएगा हमारा 4.26 और लास्ट का आएगा 4.27। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 6 आ रहा है तो फिर 1 बढ़ जाएगा, देखिए इस तरह से 4.261 फिर 4.262, इस तरह से ये बढ़ता हुआ जाएगा और यहाँ तक पहुँचेगा। फिर इसके बाद देखिए हम क्या देखेंगे कि हमारा जो 4.2626 है ये किसके बीच में होगा, देखिए ये इसके बीच में 4.262 और 4.263, इस दोनों के बीच में ये होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी 10 बराबर भागों में बांट देंगे। तो देखिए हमने बांटा, पहला पॉइंट हमने लिया 4.262 और लास्ट पॉइंट लिया हमने 4.263। तो यहाँ पर देखिए ये 2 तक तो आ रहा है, इसके बाद 1 बढ़ेगा यहाँ पर, तो ये कैसे बढ़ेगा, देखिए 4.2621 फिर 4.2622, इस तरह से बढ़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा 4.265 और यहाँ पर आएगा 4.2626। तो यही बिंदु हमें लाना था, तो इस तरह से हमारा बिंदु आएगा। इसके बाद देखिए हमने कुछ क्या किया था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला है 4.2626 को परिशुद्ध रूप से देखने के लिए हम 4.262 और 4.263 के बीच भाग को पुनः 10 बराबर भागों में बांट देते हैं और 4.2626 के निरूपण को देखते हैं। ये इस तरह से हम इसका निरूपण करेंगे। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.4, इसमें केवल 2 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो इससे पहले कुछ नियम है, यानी कि कुछ सब समीकरण हैं या फॉर्मूले आप कह सकते हो, इनको हम पढ़ लेते हैं, ये हमारे काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी 2 धनात्मक वास्तविक संख्याएं a और b, इनके संबंध में निम्नलिखित सर्व समीकरणें लागू होती है। यानी कि कोई भी 2 संख्याएं हैं धनात्मक वास्तविक संख्या, उनके लिए ये नियम लागू होते हैं। कैसे, देखिए ये पहला वाला है कि √a × b, यानी कि अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा करके उसका अंडरूट निकालें तो उसका जो अंडरूट है उन दोनों संख्याओं के अलग अलग अंडरूट के गुणा के बराबर होता है। बात समझ में आई। जैसे मान लो हमने लिया कि अंडरूट यहाँ पर है 4 × 2, ऐसा है अंडरूट में, ये a की जगह पर 4 और b की जगह पर 2, तो ये किसके बराबर होगा, √4 × √2 के बराबर होगा। यही यहाँ पर बोला गया है। इसके आगे देखिए हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद है देखिए ये बटे में है, यहाँ पर देखिए √a/b, यानी कि अगर हम a में b का भाग दे रहे हैं और उसका अंडरूट ले रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के अलग अलग अंडरूट में भाग देने के बराबर होगा। ऐसे देखिए कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है, क्या है कि 3/6, ये है √3/6, तो ये किसके बराबर होगा, √3 और बटे में √6, इसके बराबर होगा।
यही यहाँ पर इसमें बोला गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ए अंडरूट ए प्लस बी और अंडरूट ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो इस दोनों का अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो अंडरूट 3 है और प्लस अंडरूट का 4 है, तो ये आ गया इस तरफ माइनस है, तो अंडरूट का 3 और माइनस अंडरूट का 4 ये है। तो बराबर में देखते हैं, देखो तो क्या आएगा, ए माइनस बी, ए की जगह पर क्या लिया हमने 3 लिया और माइनस 4, तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला इस तरह से लागू करना है। इसके बाद देखिए दूसरा है ए प्लस अंडरूट बी और ए माइनस अंडरूट बी, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है 3 प्लस अंडरूट का 5 और 3 माइनस अंडरूट का 5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 5, इस तरह से इसको लागू करेंगे। इसके बाद देखिए अगला है अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों को जोड़कर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 2 अंडरूट ए बी प्लस बी। ये सब समीकरण आपको कंटेस्ट याद रखनी है। इसके बाद एक और सर्व समीकरण इसमें यूज आएगी कि मान लो कोई एक हर है 1/अंडरूट ए प्लस बी, इसके हर का परिमेयकरण करने के लिए इसे हम किससे गुणा करते हैं, अंडरूट ए माइनस बी अपॉन अंडरूट ए माइनस बी से गुणा करते हैं, जहां ए और बी पूर्णांक है। देखिए हर का परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ, हर देखो ऊपर तो क्या लिखा हुआ है, अंश लिखा हुआ है, और बटे में नीचे क्या आता है, हर आता है। तो ये वाला हर हमारा है अंडरूट ए प्लस बी, यही है। तो इसका परिमेयकरण यानी कि इसको परिमेय संख्या में बदलना है हमें। तो यहाँ पर देखिए ये एक अंडरूट ए है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों संख्याओं को तो एक जैसा ही लिखेंगे, देखो ऐसे कैसे लिख दिया ये, यहाँ पर केवल हमें चिन्ह चेंज करना है। क्या, देखो यहाँ पर प्लस है तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, माइनस से। अगर यहाँ माइनस आएगा तो हम किससे गुणा करेंगे, प्लस के चिन्ह से। आगे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज 1.5 को करने के लिए आपको ये फॉर्मूले ही सर्व समीकरण याद जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है 2 माइनस अंडरूट 5। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए अंडरूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्या बोला था आपको कि किसी भी अभाज्य संख्या का अगर हम अंडरूट लेंगे तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर ये 5 अभाज्य संख्या इसका अंडरूट ले रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखो किसी भी परिमेय संख्या, यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, तो हम किसी भी परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या ही हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस अंडरूट 23, ये लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर माइनस का अंडरूट 23 है। तो यहाँ पर देखो ये अंडरूट, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बाय मिस्टेक है शायद, तो यहाँ पर हो सकता है प्लस का चिन्ह हो या यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो। यहाँ पर देखो दोनों में से एक प्लस का चिन्ह आएगा, तो आप एक बार बुक में इसको कन्फर्म कर लेना। तो यहाँ पर देखिए एक जगह प्लस का चिन्ह आएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, बराबर में क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 3, ये दोनों के बराबर क्या आएगा, 3। तो 3 अकेले एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद देखिए ये वाला लिखा हुआ है 2 अंडरूट 7 और बटे में 7 अंडरूट 7। देखो बटे में लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, देखो ये अंडरूट 7, ये भी अंडरूट 7, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2 बटे में 7। अब देखो ये पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। इसके बाद देखिए ये है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देखिए एक परिमेय संख्या में यहाँ पर देखिए किसका भाग दे रहे हैं हम, अपरिमेय संख्या का। अंडरूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसका भाग दे रहे हैं, तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए 2 इंटू पाई। अब यहाँ पर देखिए ये जो पाई है हमारा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है,
पाई का जो मान होता है वो अपरिमेय होता है। तो यहाँ पर किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरह से 2 इंटू पाई क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखो हमने जो सर्व समीकरण पढ़ी थी उनके साथ से इसको सरल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर 3 और 2 प्लस अंडर 2, ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए हमें क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 प्लस अंडर 3 है और 2 प्लस अंडर 2 है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्या करेंगे इस 3 का पहले इस पूरे में गुणा करेंगे, फिर इस अंडर 3 का फिर इस पूरे में गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस 3 का पहले 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसके बाद देखिए इस 3 का इस अंडर 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 अंडर 2 आएगा। इसके बाद देखिए इसका 3 का गुणा इस पूरे से हो गया, अब किसका गुणा करेंगे अंडर 3 का। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पर भी प्लस ही लिख देंगे। इसके बाद देखिए ये अंडर 3 इसे 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा 2 अंडर 3 आएगा। उसके बाद देखिए ये अंडर 3 इस अंडर 2 से गुणा होगा तो क्या आएगा अंडर का 6 आएगा। कैसे, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि a इंटू बी बराबर अंडर a इंटू अंडर बी, ये आया। तो यहाँ पर देखिए अंडर 6 कैसा है, हमने लिखा अंडर 2 इंटू 3, इस तरह से ये अंडर का 6 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी कुछ जुड़ना घटना है नहीं इसमें, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा है 3 प्लस अंडर 3 और 3 माइनस अंडर 3। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये वाली सब समीकरण हम यूज करेंगे, कौन सी a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है इस तरह से, देखिए a की जगह पर 3 है और b की जगह पर अंडर का 3 है, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी कि अंडर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब देखो हम किसी भी अंडर वाली संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो क्या होता है, उसका जो अंडर है संख्या वही रहती है, केवल इसका अंडर हट जाता है। तो अंडर 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा 3 आएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, अगर हम किसी भी अंडर वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो उसका अंडर हट जाता है और वही की संख्या ऐसे कैसे रह जाती है। तो यहाँ पर देखिए अंडर 3 का हमने वर्ग किया तो क्या आया 3 आया। तो 9 माइनस 3 बराबर 6, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है अंडर 5 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे हम, ये वाला सर्व समीकरण लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर ये आ गया और b स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a की जगह पर ये है और b की जगह पर ये है, तो a स्क्वायर यानी कि अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये 2 हमने लिख दिया और इंटू ए अंडर 5 इंटू बी अंडर 2 ये लिख दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अंडर का 5 है। अब अभी मैंने बोला था कि किसी भी अंडर वाली संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो उसका जो अंडर है वो हट जाता है, तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा। प्लस में देखो यहाँ पर भी क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर देखिए 2 है और इनटू ये दोनों आपस में अंदर गुणा होंगे तो ये आएगा अंडर का 10। अब यहाँ पर देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो ये हमारे ये वाला आंसर आएगा 7 और ये प्लस का 2 अंडर 10। तो इस तरह से ये वाला जो 7 है आप देखेंगे किस तरह से आया, ये इस तरह से आया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 5 माइनस अंडर 2 और अंडर 5 प्लस अंडर 2। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए ये हमारा सवाल है, तो इसमें देखिए ए स्क्वायर यानी कि अंडर 5 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। तो 5 माइनस 2 बराबर 3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी
और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यानी कि देखिए पाई बराबर क्या होता है, एक वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास। इससे पाई को करते हैं। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब देखो यहाँ पर c बटे डी यानी कि ये p बटे q के रूप में आ रहा है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय है। तो वो क्यों है हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ देखिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते कि सी या डी अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर देखिए हम स्केल से किसी भी लंबाई को अगर नापते हैं तो हमें केवल सन्निकट यानी कि उसके निकट का मान प्राप्त होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं होता है। तो इस वजह से हम ये भी पता नहीं लगा पाते कि सी और डी जो है हमारा परिमेय है या अपरिमेय है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि पाई हमारा अपरिमेय ही है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि संख्या रेखा पर अंडररूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए संख्या रेखा पर अंडररूट 9.3 को निरूपित करने के लिए रेखा ए बी बराबर 9.3 बनाया। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पॉइंट दे रखा है ए बी, ये हमने क्या खींच लिया 9.3 जो है सेंटीमीटर की ये हमने खींचा और उसे बढ़ाकर बिंदु सी इस प्रकार बनाया ताकि बी सी बराबर 1 हो। यानी कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इसको आगे बढ़ा दिया किससे, बिंदु सी तक, यहाँ तक बी से सी तक बढ़ाया ताकि ये जो जगह है हमारी ये कितनी आए, 1 आए। कितनी आए, 1 आए। अब क्या करेंगे, देखो AC का लंब समद्विभाजक बनाया जो AC को बिंदुओं पर काटता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा AC है यहाँ तक, इसका देखिए लंब समद्विभाजक बनाया जो AC को बिंदु O पर काटता है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, तो इन दोनों को आधा किया हमने, ये आधा कर लिया बिल्कुल। जो ये AC हमारी इसको O बिंदु पर काटता है, ये काम किया। उसके बाद देखिए O को केंद्र मानकर और OA त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाया। यहाँ पर क्या किया, O को तो केंद्र माना और AO की जो त्रिज्या है वो लेकर हमने ये अर्धवृत्त बनाया, यानी कि आधा वृत्त बनाया। इसके बाद देखिए क्या किया, बिंदु B पर एक शीर्ष लंब बनाया। यहाँ पर देखिए शीर्ष लंब मतलब ये इस तरह से हमने ये वृत्त को टच करते हुए एक लंब बना दिया। इसके बाद देखिए जो अर्धवृत्त को बिंदु D पर काटता है, यानी कि ये हमारा बिंदु D हो गया। इसके बाद देखिए अब O को केंद्र मानकर, अब इस O को केंद्र मानकर और त्रिज्या OD लेकर, यानी कि ये वाली त्रिज्या लेकर हम क्या करेंगे, लेकर रेखा AE पर एक चाप लगाया। ये देखिए ये रेखा AE है, इस पर एक हमने ये चाप लगाया, लग रहा है ना ये वाला चाप, ये वाला चाप लग रहा है। ये चाप लगाया जो बिंदु E पर काटता है, ये हमारा E बिंदु हो गया। अतः OE बराबर अंडूड 9.3 है। कौन सा, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारी क्या आएगी 9.3 आएगी, अंडूड 9.3 आएगी यहाँ से O से लेकर ये E तक। तो इस तरह से आपको ये निरूपित करना था। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए परिमेयकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 1/7। मतलब क्या करना है, इस अंडरूट नीचे वाला जो अंडरूट है ये हटाना है कुल मिला के, सीधा सा सिंपल यही है इस क्वेश्चन का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे अंडरूट 7 लिखा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इस वाली संख्या को अंडरूट 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, अंडरूट 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये देखिए ये वाली हमारा क्वेश्चन है, इसको हम अंडरूट 7 से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं। तो देखिए 1 को जब हम अंडरूट 7 से गुणा करेंगे तो अंडरूट 7 ही आएगा,
और बाकी देखो जब √7 और √7 और √7 का गुणा होगा तो क्या आएगा, √ का 49 आएगा। तो ये इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। तो बटे में क्या जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर है √7, अब ये देखो यहाँ से हट चुका है, ये नीचे √7, तो ये ही हमारा आंसर है। इस तरह से हमें इसका आंसर लाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/में √7 माइनस √6। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, ये वाली दोनों संख्या तो ऐसे कैसे लिख देंगे, ये लिख दिया हमने √7 प्लस √6। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले भी आपको फॉर्मूले में बताया था कि यहाँ पर अगर माइनस है तो इधर प्लस लेंगे और यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो इस यहाँ पर प्लस का चिन्ह लेंगे और √7 प्लस √6 बटे √7 प्लस √6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो देखिए इससे 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा। और बाकी देखो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a² माइनस b², ये वाला फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला बन रहा है तो क्या आएगा, a² माइनस b²। ऊपर तो ये इससे कैसे आ गया, 7 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी √7 का वर्ग करेंगे तो 7 और √6 का वर्ग करेंगे तो 6। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 7 में से 6 कटेगा तो 1 बचेगा और ये ऊपर वाली संख्या में 1 का भाग देंगे तो ये ही इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका परिमेयकरण हो गया, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए अब इसका सॉल्यूशन आप देखें, इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देखिए और आप समझे इन दोनों क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका ये आंसर जो है आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करें, हम इसको भी बता देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अब तक हमने एक्सरसाइज 1.5 तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसमें 1.6 और बची, उसको भी हम जल्दी करवाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।